तो सबसे पहली तो बेसिक डिफरेंस है, तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट, शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, डिबेंचर आर टाइप ऑफ क्रेडिटर, उधार है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना। कैपिटल होने की वजह से शेयर्स दिखते हैं शेयर कैपिटल में, और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर होने की वजह से डिबेंचर दिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। शेयर्स पर क्या मिलता है, रिटर्न, डिविडेंड, और डिबेंचर पे रिटर्न क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर पे, ये कैसा होगा, फिक्स रेट का होगा। अच्छा, शेयर पे पैसा वापस कब मिलेगा, वाइंड अप पे, पर पहले किसको पेमेंट करना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स। शेयर पे कोई सिक्योरिटी थोड़ी है, पैसा बढ़ भी सकता है, पैसा डूब भी सकता है। डिबेंचर्स सिक्योर्ड होता है। असेट पे क्या क्रिएट किया जाएगा, क्या वर्ड यूज किया था मैंने, असेट पे क्या क्रिएट करेंगे अपन, चार्ज, कि अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो आप ये असेट बेच देना और आपका पैसा रिकवर कर ले। शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, डिबेंचर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। पर एक बड़े बच्चे का ज्ञान आपको देता हूं, अगर कभी डिबेंचर होल्डर्स की ही मीटिंग होगी तो फिर उनके पास राइट्स होंगे। पर एनुअल जर्नल मीटिंग साल में एक बार जो शेयर होल्डर्स करते हैं, तो उसमें डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होते। तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब आ जाइए सबसे पहले पिक पे, जिसपे हम डिबेंचर चैप्टर का टाइटल आ रहा होगा, इशू ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पर कितने एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट इशू प्राइस का देखने को मिलेगा, पार, प्रीमियम, और यहाँ पर डिस्काउंट पे भी डिबेंचर इशू हो सकता है। प्रीमियम किस पे रिकॉर्ड करते थे, अलॉटमेंट पे, तो डिस्काउंट भी किस पे रिकॉर्ड करेंगे, अलॉटमेंट पे। प्रीमियम फायदा था तो किधर दिखता था, क्रेडिट पे। डिस्काउंट नुकसान है तो किधर दिखेगा, डेबिट पे। और खाता जो यूज होगा, अकाउंट जो ओपन करेंगे, वो क्या ओपन करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। खाता कौन सा ओपन करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, काइंड ऑफ इशू की बात करें तो यहाँ भी 3 टाइप से इशू हो सकता है, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर हमने यहां पर रिडम्पशन का एडजस्टमेंट पढ़ा था। रिडम्पशन पार पे हो सकता है और रिडम्पशन प्रीमियम पे हो सकता है। तो रिडम्पशन का नुकसान इशू के टाइम पे रिकॉर्ड होता है। फिर हमने पढ़ा था इस लॉस या इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे करेंगे, और आखिरी इसका टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो सबसे पहले डिबेंचर वर्ड का डेफिनेशन देखते हैं। तो डिबेंचर वर्ड की जो पहली डेफिनेशन है, वो जो मैंने इन्वर्टेड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेथ टेकन बाय द कंपनी। जब कंपनी लोन एक तरीके से उधार लेती है और उसको रिटर्न राइटिंग फॉर्म में एक्नॉलेज करती है कि हमने आपसे लोन लिया है, हमने आपसे पैसा उधार लिया है, इसके बदले में हम आपको ब्याज देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, और इतने समय बाद हम आपको ये पैसा वापस लौटा देंगे। तो ऐसा फॉर्म जो है सिक्योरिटी का, वो क्या कहलाता है, डिबेंचर कहलाता है। और ये कैसा इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म होता है। कंपनी ये बोरोइंग करती है तो किस पर्पस में करती है, लॉन्ग टर्म। इसलिए करंट लायबिलिटी में शो नहीं होता, नॉन करंट लायबिलिटी में शो होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से। और कंपनी की सील के अंडर इशू होता है। आज के समय सील ऑप्शन हो गई, तो 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करके दे देंगे। ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा डिबेंचर का, इसमें रीपेमेंट की सारी टर्म्स लिखी होगी, पैसा कब लौटाएंगे और कितना इंटरेस्ट लौटाएंगे। इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रहता है, इस वजह से हर डिबेंचर के आगे प्रीफिक्स आप उसकी इंटरेस्ट की वैल्यू जोड़ते हो। इंटरेस्ट की वैल्यू प्रीफिक्स देखने को मिलती है आपको। प्रीफिक्स सफिक्स यही होता है ना। 9% डिबेंचर, तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 9%। अब मैं बोलूं 9% डिबेंचर एट 100 रुपीज ईट एट 6% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की वैल्यू 9% है कि 6% है, 6%। 9% डिबेंचर 100 रुपीज ईच इशूड एट अ 10% प्रीमियम, तो प्रीमियम की वैल्यू 9% है कि 10% है, 10%। डिबेंचर को एक तरीके से आम जनता लोन कैपिटल के नाम से भी बुलाती है। किस नाम से, लोन कैपिटल। और यहां से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। पढ़िएगा क्या कह रहा है, डिबेंचर स्टॉक्स कॉमा बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी creating a charge on assets or not,
इट इज ट्रीटेड लाइक अ डिबेंचर। क्या है डेफिनेशन? डिबेंचर स्टॉक्स कॉमा बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन असेट्स और नॉट। चार्ज ऑन असेट का मतलब हम गिरवी नहीं रख रहे असेट आपके पास, हम आपको एक अधिकार दे रहे हैं, ओनरशिप नहीं, राइट। वी आर जस्ट गिविंग यू अ राइट ऑन आवर असेट्स कि अगर हम पैसा नहीं लौटा पाए तो आप इसको बेच के आपका पैसा रिकवर कर लेना। इस चीज के लिए वर्ड होता है चार्ज। समझ में आई बात? पर आप गिरवी रख दो कि भाई साहब ये कागज है घर के, ये असेट के, ये ले लो, तो ये तो मॉर्गेज हो गया। ये तो क्या हो गया? मॉर्गेज हो गया। समझ में आया चार्ज और मॉर्गेज का अंतर? ठीक है, चलिए। तो एक तरीके से फॉर्म सर्टिफिकेट के फॉर्म में डिबेंचर इशू होते हैं। मैच्योरिटी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 10 साल। 10 साल से ज्यादा समय के लिए आप डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। यानी 10 साल में तो आपको डिबेंचर पे जो आपने पैसा लिया है वो आपको वापस लौटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। पर अगर आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंडल्ज है, इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, कैनाल्स। जब आप इन चीजों में इंडल्ज हो तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी केस में मैक्सिमम कितने साल है? 30 साल तक के लिए डिबेंचर आप इशू कर सकते हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हैंगिंग ब्रिज क्या 5 साल में बन गया? यहां पर जो रेट दी जाती है उसको किस नाम से बुलाते हैं? कूपन रेट बुलाते हैं। आपको एक कूपन देते हैं कंपनी की तरफ से, ये बुकिश पढ़ा रहे हैं अब तो गए जमाने। कूपन रेट होती है, वो दो तो उस बेसिस पे आपको ब्याज मिलता है। और ये ब्याज कितने महीने में मिलेगा? 6 महीने में, हाफ ईयरली पेमेंट होगा इंटरेस्ट का। ठीक है, अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सिक्योर्ड, यानी कि असेट पे अगर आपने चार्ज क्रिएट कर दिया तो वो क्या बन गया? सिक्योर्ड डिबेंचर बन गया। अगर कोई चार्ज क्रिएट नहीं है तो किस नाम से कहलाएगा? अनसिक्योर्ड। बियरर, जिसके हाथ में है उसका हो गया। इस पे किसी का नाम, सर्टिफिकेट पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। अगर आज जेसिका यहाँ से जा रही थी और हमने जेसिका का बैग चोरी किया, उसमें 1 लाख के डिबेंचर सर्टिफिकेट है और बियरर है, तो वो 1 लाख के डिबेंचर अपने हो गए। कल अपन जाएंगे, एन कैश करवाएंगे, अपने को इंटरेस्ट भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। पर अगर उस डिबेंचर सर्टिफिकेट में नाम हो नितिन सिंह, तो फिर वो बन गया रजिस्टर्ड, फिर मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। फिर रिडीमेबल, जिनको रीपे करना पड़ेगा। इररिडीमेबल, जो कि वाइंड अप पे रीपे हो, यानी कि जब कंपनी बंद होगी तब पैसा वापस मिलेगा, तब तक क्या कमाओ? ब्याज कमाओ हर साल। आज के समय में ऐसे कंसेप्चुअल डिबेंचर्स देखने को नहीं मिलते। कन्वर्टेबल, 18 महीने के बाद कन्वर्ट हो सकते हैं, पर 36 महीने से पहले पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो 18 और 36 महीने की कंडीशन है, सेबी ने दे रखी है अलॉटमेंट डेट से। जिस दिन डिबेंचर अलॉट हुए थे उस दिन से 18 महीने बाद कन्वर्टेबल ऑप्शन देना। आप चाहो तो इन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा लो, और मैक्सिमम कितना हो सकता है टाइम? 36 मिनट। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है बात क्लियर हो गई, खत्म हो गई। नेक्स्ट, इसके बाद जो पेज है उस पर आइएगा तो आपको मिलेगा टाइप ऑफ इशू। तो आपको यहाँ 3 दिख रहे होंगे। पार डिस्काउंट प्रीमियम, शेयर कैपिटल की जगह हम लिखेंगे अब परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट की जगह हम दिखाएंगे परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, परसेंटेज डिबेंचर कॉल्स अकाउंट। सेम वही प्रोसेस चलेगी जो शेयर्स में चल रही थी। पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, तीसरी एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर। प्रीमियम है तो इस पे आ जाएगा 2 SPR, और डिस्काउंट है तो भी इस पे आ जाएगा डेबिट साइड पे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट यहाँ पर कोई लिमिट ऐसी नहीं है, आपकी जितनी इच्छा डिस्काउंट दो। जो अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन है वो बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट में भी जा सकता है, करंट असेट में भी जा सकता है। करंट ईयर का रहा तो करंट असेट, लॉन्ग टर्म चल गया तो नॉन करंट असेट। जैसे शेयर इशू होते हैं अदर देन कैश, वैसे डिबेंचर भी इशू हो सकते हैं। यहाँ पे भी आपको परचेज कंसीडरेशन पता लगाना पड़ेगा, या तो असेट माइनस लायबिलिटी करके, या फिर दूसरा एडजस्टमेंट क्या हो सकता है, नंबर ऑफ इशू कितने हैं डिबेंचर, वो आपको पता लगाने पड़ सकता है। कैश में इशू है तो पब्लिक को इशू होंगे,
तो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स की कहानी चलेगी। कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में आज हमें पढ़ना है। कोलेटरल डैमेज वर्ड सुना है कभी आपने? कोलेटरल डैमेज, कोलेटरल यानी कि सेकेंडरी। अगर चारू गाड़ी, अगर केशव गाड़ी चला रहा है और केशव के सामने आ गई थार, केशव की गाड़ी के पीछे बैठा है मनन, तो केशव तो टूटेगा जो टूटेगा, ये तो प्राइमरी डैमेज है। मनन जी तो मुफ्त में लुट गए, तो मनन जी का जो डैमेज हुआ वो कोलेटरल डैमेज है, सेकेंडरी डैमेज है। ये तो कुछ कर ही नहीं पाए, ये तो जा रहे थे ठुक गए। बोले क्यों नहीं रोका? बोले मैं चला ही नहीं रहा था गाड़ी। बोले तो गाड़ी कौन चला रहा? बोले केशव। तो प्राइमरी डैमेज होल्डर कौन है? केशव। मैं तो सेकेंडरी हूं, मैं तो वो हूं जो बैठे बैठे ठुक गया। अब इसी चीज को आप लेके आइए डेबेंचर में। हमारी कंपनी को लोन चाहिए 25 करोड़, हमारी कंपनी को लोन चाहिए 25 करोड़ का, और हम दीपक नामा की ब्रांच में गए, इसके बैंक अकाउंट, इसके बैंक में हमारा अकाउंट ओपन है। हम गए कि यार वो मैनेजर साहब, यार हमें लोन चाहिए यार 25 करोड़। तो आपने मनी बैंकिंग पढ़ाई है, बैंक बिना सिक्योरिटी के तो लोन देता नहीं। तो हमने केशव की 100 बीघा अंता की जमीन गिरवी रख दी कि भाई साहब ये जमीन गिरवी रख दो और हमें लोन दे दो। तो प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है? जमीन। दीपक नामा सेटिस्फाइड नहीं, बोले इससे कुछ नहीं होगा, और कुछ। अरे कि यार और कुछ, तो एक काम करते हैं, डेबेंचर रख लो भाई साहब। तो हमने डेबेंचर को बैंक में एज ए सिक्योरिटी रख दिया। हाँ, उल्टा क्यों होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। एक उल्टा मतलब बैंक हमें गिरवी रखे, तो उल्टा नहीं। अरे पूछना, डाउट है तो क्लियर तो कर। इशू कर रहे हैं, इशू नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट इशूइंग डिबेंचर्स टू द बैंक, वी आर नॉट इशूइंग इट, हम मॉर्गेज रख रहे हैं। नहीं, लैंड तो रख दिया हमने गिरवी। प्राइमरी सिक्योरिटी हमारी लैंड ही है। हमने उसको कहा कि 25 करोड़ दे दो। अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं। हमने ये कहा कि भाई साहब ये हमारे जमीन के कागज हैं, आप ये रख लीजिए और हमें 25 करोड़ का लोन दे दीजिए। तो बैंक कह रहा है कि खाली ये कागज काफी नहीं है हमारे पास, और कुछ लेके आओ। तो हमने कहा डेबेंचर भी रख लो। तो जो प्राइमरी, हाँ बेटा, मतलब हाँ, वो काफी नहीं है। वो कह रहे हैं एडिशनल और कुछ भी चाहिए हमें, ये खाली हमें सेट, हाँ तब भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें तो और भी चाहिए। बैंकिंग में कंसेप्ट है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर 1 करोड़ की जमीन है तो 80 लाख ही लोन मिलेगा, ठीक है? हाँ, अरे फिर भी ये दीपक नाम है ही नहीं सेटिस्फाइड। ये कह रहा मेरे तो सेकेंडरी कुछ ना कुछ चाहिए साथ में। प्राइमरी सिक्योरिटी से मैं नहीं मानने वाला, मुझे तो साथ में कुछ और भी चाहिए। तो हमने कहा भाई डेबेंचर रख ले। तो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा एडिशनल एक और सिक्योरिटी हम रख रहे हैं, यानी ये सेकेंडरी सिक्योरिटी है, पर अकाउंटिंग की भाषा में हम इसको बुलाते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या बुलाते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी। अब क्लास 11th के बच्चे बन जाओ और बताओ बैंक से लोन लिया तो क्या एंट्री हुई? बैंक से आपने लोन लिया तो क्या एंट्री हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक से आपने लोन लिया तो 2 अकाउंट कौन से होने चाहिए जर्नल एंट्री? एक तो बैंक और दूसरा बैंक लोन। बैंक में पैसा आएगा आपके खाते में तो बैंक आपके लिए एसेट है, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, और बैंक लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ये तो लोन लेने की एंट्री होगी। पर सवाल तो ये है कि कोलेटरल सिक्योरिटी को कैसे एंट्री करनी?
तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी जो है इसको रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स, या तो एंट्री मत करो। कितना अच्छा सर, आप क्या आंसर दे रहे हो सर, एंट्री मत करो। तो हम भी एंट्री नहीं करेंगे, पर बैलेंस शीट के अंदर ब्रैकेट में शो करना है डिबेंचर कॉलम में। आपको जहां आप डिबेंचर दिखाओगे वहां ब्रैकेट में दिखाओगे कोलेटरल सिक्योरिटी इन नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट में भाई आपने जर्नल एंट्री नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस शीट में जहां डिबेंचर की वैल्यू दिखाओगे नोट्स टू अकाउंट्स में, वहां पे ब्रैकेट में लिख देना वी हैव इशूड कोलेटरल सिक्योरिटी टू बैंक ऑफ दिस अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। ये पहला मेथड है। देखो पहला मेथड क्या कह रहा है, देखो रीड करो क्या कह रहा है। नो एंट्री पास फॉर इशू, ओनली एंट्री फॉर बैंक लोन, पर शो स्टेटमेंट इन नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में ऐसे ब्रैकेट में दिखा देंगे कोलेटरल सिक्योरिटी इशू पे। नेक्स्ट पेज पे आओ तो सेकंड मेथड मिलेगा। सेकंड मेथड कह रहा है एंट्री भी करो। तो यहां मैंने क्या एंट्री करी, डेबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेबेंचर। बैंक की तो एंट्री करनी है लोन की, तो बैंक की एंट्री तो हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। पर मैं डेबेंचर की भी एंट्री कर रहा हूं कि मैंने कोलेटरल रखे। तो अगर मैं डेबेंचर रख रहा हूं तो डेबेंचर नाम की मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो डेबेंचर अकाउंट क्रेडिट। पर मैंने ये इशू नहीं करे। तो हमने 11th में पढ़ा है कि जिसका कोई नहीं उसका तो सस्पेंस है यारो, तो हमने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कर दिया। और जब हम बैंक को रीपेमेंट कर देंगे और ये डिबेंचर छुड़ा लेंगे, तो हम ये जो एंट्री हमने करी है डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, ये रिवर्स हो जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। पर अगर आपने एंट्री कर दी, अगर आपने एंट्री कर दी तो आपको बैलेंस शीट में जो आप नोट्स टू अकाउंट बनाओगे उसमें पहले तो आप डिबेंचर में कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर्स की वैल्यू को ऐड करके दिखाओगे, और फिर आप कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर को माइनस कर दोगे और एक्चुअल डिबेंचर की वैल्यू बाहर दिखाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। आपने पिछले साल आपके पास 10 लाख के डिबेंचर है, इस साल आपने एसबीआई से लोन लिया है 2 लाख का, और कोलेटरल सिक्योरिटी में आपने रखवाए 2.5 लाख के डिबेंचर। तीनों पॉइंट याद हो गए। डिबेंचर अभी तक कितने हैं आपके पास, 10 लाख। बैंक से कितने का लोन लिया, 2 लाख। कोलेटरल सिक्योरिटी कितने की रखवाई, 2.5 लाख। पहला मेथड, अगर आपने कुछ नहीं किया, कोई एंट्री पास नहीं करी, तो आप क्या करोगे, आप बनाओगे इस तरीके से नोट्स टू अकाउंट्स। इसमें यहाँ पे टाइटल दोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप दिखाओगे कि हमने बैंक से लोन लिया है, कितने का लोन लिया है, 2 लाख का। और आपके डिबेंचर जो ऑलरेडी है वो कितने के थे, 10 लाख के। और इसका टोटल कितना हो रहा है मेरा, 12 लाख का टोटल हो रहा है। और यहाँ मैंने डिबेंचर के नीचे नरेशन दे दिया कि मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी में 2.5 लाख के डिबेंचर रखे। बात खत्म। ये कौन सा मेथड, पहला मेथड जिसमें आपने सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं किया। पर अगर आपने सस्पेंस अकाउंट यूज किया तो अब आपको मैंने क्या कहा कि डिबेंचर में पहले तो वैल्यू ऐड करो, टोटल वैल्यू बनाओ, फिर माइनस करो, फिर बाहर निकालो। तो बाहर तो वापस वैल्यू कितनी ही जाएगी। फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा, प्लस फर्क ये पड़ा कि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज दिखेगी डिबेंचर में। टोटल मिक्स करके बता। हाँ भाई, यहाँ पर तो आपने एंट्री नहीं करी। जब एंट्री नहीं करी तो अकाउंट्स में कैसे लाऊं, बैलेंस शीट में कहां से लाऊं। पर क्योंकि मैं पब्लिक कंपनी है तो मेरा तो फर्ज है जानकारी देना, तो मैंने ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दे दी। पर अगर मैंने एंट्री कर दी तो डिबेंचर क्रेडिट साइड पे है कि नहीं है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट है कि नहीं है डिबेंचर, इसलिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैंने एंट्री करी तो मैं इस चीज को कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा। पहले तो मैं दिखाऊंगा बैंक लोन कितने का, 2 लाख। ठीक है, अब ये अमाउंट में सीधे ले जाऊंगा बाहर, अब मुझे इसको अंदर ले जाने की जरूरत। अब मैं दिखाऊंगा डिबेंचर 10 लाख के तो पिछले साल थे,
और मैंने बैंक लोन में कितने कोलेट्रल रखे, 2.5 लाख के, तो मैं यहाँ दिखाऊंगा 12,50,000। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, डिबेंचर में कोलेट्रल ऐड कर दिए। स्टेप नंबर 2, कोलेट्रल माइनस कर दो, माइनस कोलेट्रल। अब ये कोलेट्रल की जगह वर्ड यूज होगा डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि आपने अकाउंट यूज किया है कौन सा, डिबेंचर सस्पेंस। और मैंने 2.5 लाख वापस इसमें से क्या कर दिए, तो अब बाहर वैल्यू कितनी आएगी, 10 लाख। 12.5 में से 2.5 जाते हैं तो 10 लाख। और जैसे मैं इसका टोटल करूंगा तो दोबारा मेरी बैलेंस शीट की वैल्यू कितनी बन जाएगी। तो कुल मिला के पहला मेथड हो चाहे दूसरा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की वैल्यू तो कितनी दिख रही है, पर अगर डिबेंचर सस्पेंस खोला तो डिबेंचर की वैल्यू में पहले प्लस, फिर डिबेंचर सस्पेंस माइनस। मेरे साथ बोलिएगा, अगर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया तो पहले तो डिबेंचर में प्लस और फिर माइनस, पर अगर डिबेंचर सस्पेंस ओपन नहीं किया तो डिबेंचर की वैल्यू दिखाएंगे ओरिजिनल और ब्रैकेट में कोलेट्रल की जानकारी देंगे। समझ में आई बात। आखिरी एडजस्टमेंट रिडम्पशन का, डिबेंचर लायबिलिटी होते तो आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, और मैंने आपको शुरू से सिखाया है, चाहे पैसा रिसीव करना हो चाहे पैसे को पे करना हो, पहले ड्यू होगा फिर पेमेंट होगा। ये रिडम्पशन की पेमेंट की एंट्री है। 3 साल बाद अगर रिडम्पशन हो रहा है तो 3 साल बाद आप क्या एंट्री करोगे, तो ड्यू करोगे। अगर आपने रीपेमेंट ड्यू करा तो डिबेंचर नाम की लायबिलिटी डिक्रीज करना चाह रहे हो कि इंक्रीज करना चाह रहे हो, डिक्रीज। और लायबिलिटी किसके नाम पे इंक्रीज करना चाह रहे हो, डिबेंचर होल्डर, कि भैया आप डिबेंचर का खाता बंद करेंगे और तेरे खाते में पैसा देंगे। तो पहली एंट्री बनी ड्यू करने की, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, जिसमें डिबेंचर होल्डर नाम की लायबिलिटी को कर रहे हो इंक्रीज और डिबेंचर नाम की लायबिलिटी को कर रहे हो डिक्रीज। ये एंट्री बनी किसकी, ड्यू, कि डिबेंचर का खाता बंद और डिबेंचर होल्डर का खाता शुरू। अब इसमें पेमेंट डालते जाएंगे। अब जैसे जैसे डिबेंचर होल्डर में पेमेंट डालोगे तो डिबेंचर होल्डर नाम की लायबिलिटी जो इंक्रीज करी थी अब ये डिक्रीज होना शुरू होगी, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। और पेमेंट हमेशा किससे होएगा, बैंक से। कंपनीज कैश अकाउंट यूज नहीं करती, कंपनी क्या यूज करती है, बैंक। तो बैंक होगी आपकी असेट, तो असेट डिक्रीज होएगी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और लायबिलिटी आपकी डिबेंचर होल्डर की डिक्रीज कर रहे हो आप, तो डिबेंचर होल्डर। और इसी के साथ डिबेंचर का जो थ्योरी सेशन था वो हो गया हमारा कंप्लीट।